डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक नए सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं और वह हमारा नया सेक्शन है हाइड्रोस्फीयर, डैट मीन्स जलमंडल। तो देखिए, आपको हाइड्रोस्फीयर और जलमंडल को हम आज शुरू करने जा रहे हैं। यह आपका एक नया सेक्शन बनकर सामने आ रहा है और इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? इस सेक्शन में हम महासागरों के बारे में स्टडी करेंगे। हिंद महासागर के बारे में पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे, अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे और महासागरीय जलधाराओं के बारे में स्टडी करेंगे। जो महासागरीय जलधारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी सेक्शंस में हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं को देखेंगे, इसी सेक्शन में हम हिंद महासागर की जलधाराओं को देखेंगे, इसी सेक्शन में हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखेंगे और इसके साथ साथ हम महासागरीय जल की लवणता की भी चर्चा हम इसी सेक्शन में करेंगे। तो यह सेक्शंस भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है। तो आप हमारा एक भी वीडियो मिस नहीं करें, आप हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहें और समझते रहें। तो आइए हम आज शुरू कर रहे हैं हाइड्रोस्फीयर को, जिसका हिंदी होता है जलमंडल। तो देखिए, आपका पृथ्वी पर जो है विशाल जलीय भाग जो होता है, पृथ्वी पर जो है विशाल जलीय भाग है और इसी जलीय भाग को हम क्या नाम दे देते हैं? कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, डैट मीन्स जलमंडल कहते हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी की चर्चा करते हैं तो पूरी पृथ्वी को जनरली, पृथ्वी ले लिया हम और इस पृथ्वी को हम जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यह एक पार्ट जो हमारा बन के आएगा वह आपका जलीय भाग आएगा, विशाल जलीय भाग। इसको आप लिख सकते हैं विशाल जलीय भाग बन के आएगा और दूसरा भाग आएगा आपका विशाल स्थलीय भाग। स्थलीय भाग और जो ये विशाल जलीय भाग है यही महासागर है। विशाल जलीय भाग है यही महासागर है। और अगर पूरी पृथ्वी को क्या मान लेते हैं? हम 100 मान लेते हैं। पूरी पृथ्वी को 100 मान लेते हैं तो यह विशाल जलीय भाग है पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 70.8% आपका विशाल जलीय भाग है। आपका पृथ्वी पर 70.8% जल है आपका और लैंड वाला पोर्शन स्थलीय भाग कितना है आपका? 29.2% है। लैंड कितना है आपका? 29.2%। और इसी को राउंड फिगर में आप 70.8 है, इसी को राउंड फिगर में 71% कहते हैं और इधर राउंड फिगर में इसको हम 29% कहते हैं। राउंड फिगर में कहते हैं कि पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है, तो राउंड फिगर में हम 71% बोलते हैं, जबकि रियल में क्या है? यह 70.8% है। अगर आपको पूछा जाता है कि पृथ्वी पर स्थल भाग कितना है तो राउंड फिगर में हम 29% बोलते हैं, जबकि रियल में यह क्या है? 29.2% है। अब हम आपको देख लेते हैं कि पूरी पृथ्वी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कितना परसेंट आपका वाटर है और कितना लैंड है। दक्षिणी गोलार्ध में फिर देखेंगे कितना परसेंट वाटर है और कितना आपका जल है। तो आइए हम दोनों गोलार्धों को मेंशन करने का प्रयास करते हैं आपको और थोड़ा देखते हैं कि लैंड कितना है उत्तरी गोलार्ध में और वाटर कितना है उत्तरी गोलार्ध में। फिर उसी तरह से देखेंगे लैंड कितना है दक्षिणी गोलार्ध में और वाटर कितना है दक्षिणी गोलार्ध में। तो आइए यहाँ पर हम, अगर यह आपको पृथ्वी बनाया हमने और पृथ्वी के बीच में आपको हमने यह 0 डिग्री अक्षांश खींचा। कितना खींचा? 0 डिग्री अक्षांश खींचा। तो यह 0 डिग्री अक्षांश आपको पता होगा, ये पूरी पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पोर्शन को उत्तरी गोलार्ध करते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पर हम देते हैं उत्तरी गोलार्ध, हमने ना लिखा आपको। और यह नीचे जो पोर्शन है आपका, यह है आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, उत्तरी जो गोलार्ध है इसमें जो है वाटर जो है जल, यहाँ पर जलीय भाग,
भाग आपका कितना परसेंट है? 40%। जलीय भाग कितना है? पूरे उत्तरी गोलार्ध का जो है क्षेत्रफल मान लेते हैं होगा कुछ, उसका 40% यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में वाटर पाया जाता है। तो लैंड कितना है आपका? स्थलीय भाग कितना है? तो स्थलीय भाग हमारा निकल के आएगा कितना सर? 60%। कितना निकल के आएगा? अगर 40% वाटर होगा तो 100 में 40 को माइनस करेंगे तो 60% हमारा जल आएगा। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर जलीय भाग कितना है आपका? तो यह जलीय भाग आपका यहाँ पर 81% है। कितना परसेंट है आपका सर? 81% है। और लैंड कितना होगा? स्थलीय भाग उस तरह से, तो 100 में आपको 81 को क्या करोगे आप? माइनस करोगे तो यह निकल कर आएगा 90%। कितना परसेंट आएगा सर? 90% आपका क्या आएगा? आपका स्थलीय भाग आएगा। तो आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या सबसे अधिक मात्रा में क्या है? उत्तरी गोलार्ध में देखो सबसे अधिक मात्रा में आपका लैंड है। उत्तरी गोलार्ध में का मैक्सिमम पोर्शन क्या है आपका? लैंड से ढका हुआ है। आपका उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम भाग क्या है आपका? लैंड है, स्थल है आपका। वहीं पर आप दक्षिणी गोलार्ध में देखते हो तो सबसे ज्यादा क्या है? जलीय भाग है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? सबसे ज्यादा जलीय भाग है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की प्रधानता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या देख रहे हो सर? स्थल भाग की प्रधानता है। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग की प्रधानता है। क्योंकि अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की प्रधानता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध को हम क्या कहेंगे? स्थल गोलार्ध के नाम से भी जानेंगे। और उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में क्या देख रहे हैं आप? दक्षिणी गोलार्ध में आपको किसकी प्रधानता है? जल की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है सर? वाटर की प्रधानता है। इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध को हम क्या कह देंगे? जल गोलार्ध कहेंगे। तो देखिए हमने एक नया इंफॉर्मेशन बताया कि उत्तरी गोलार्ध को हम स्थल गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को हम जल गोलार्ध कहते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की प्रधानता है, यानी मैक्सिमम पोर्शन स्थल से ढका हुआ है, इसलिए उसको स्थल गोलार्ध कहा गया। फिर दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? इसको मैक्सिमम पोर्शन वाटर से ढका हुआ है, यानी जलीय भाग ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या कहा गया? जल गोलार्ध कहा गया। अब इसको हम पूरा रब करते हैं, आप बना लीजिए इसी तरह से। उसके बाद कुछ और बातों को समझाने की प्रयास करते हैं। देखिए आपने नोट कर लिया होगा आपने इसको। अब इसको हम रब करते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध आपका जो है रहने दिया हमने, इस पोर्शन को हटाइए आप। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध को आप क्या कह रहे हो? ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध को हमने क्या किया? एक नया नाम दे दिया और वह नया नाम हमारा क्या हो गया? हमारा स्थल गोलार्ध। यह हमारा पृथ्वी है और यह हमारा ऊपर का पोर्शन बन गया। अब उत्तरी गोलार्ध जो लिखते आए थे इसको हमने लिख दिया स्थल गोलार्ध। क्या लिखा सर हमने? इसको स्थल गोलार्ध। और नीचे वाला पोर्शन को लिखा हमने जल गोलार्ध, लिख दिया जल गोलार्ध। अब देखिए स्थल गोलार्ध यहाँ है, इसमें स्थल भाग की प्रधानता, लेकिन एक बहुत कंट्राडिक्शन वाली बात है कि ये स्थल की प्रधानता है, लेकिन यहाँ पर आप आओगे सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आओगे, यहाँ पर इस पोर्शन में, तो यहाँ पर आपका आर्कटिक सागर है। यहाँ पर क्या है आपका? ऊपर में देखोगे स्थल उत्तरी गोलार्ध के ऊपर में, आपका स्थल गोलार्ध के ऊपर में देखोगे तो यहाँ पर सागर है, और वह आपका कौन सागर है सर? आर्कटिक सागर यहाँ पर मिलेगा आपको। उसी तरह से जल गोलार्ध है, वहाँ यहाँ पर एक जो है अंटार्कटिका मिलेगा। यहाँ पर आपका बर्फ से ढका हुआ एक महाद्वीप है आपका इस तरह से, और यह इस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये बर्फ से ढका हुआ है, देख रहे हैं। तो यह आपका स्थल गोलार्ध के ऊपर में आर्कटिक सागर है। सागर आर्कटिक सागर, यानी ये जल का पोर्शन है, अर्थात यहाँ पर जल का पोर्शन है। ये जल गोलार्ध के टॉप में यहाँ पर ये आर्कटिक महाद्वीप है आपका, आइस से ढका हुआ पोर्शन, इसको लैंड माना गया है, और यह इसको अर्थात यह स्थल है। तो यह एक विपरीत स्थिति है। स्थल गोलार्ध के टॉप पर जल पाया जा रहा है, देख रहे हैं आप। उसी तरह से जल गोलार्ध के यहाँ पर टॉप पर आ जाइएगा तो क्या पाया जाएगा? स्थल पाया जा रहा है। तो यह एक काफी विपरीत स्थिति है, देख रहे हैं ना। स्थल गोलार्ध के ऊपर में वाटर की उपस्थिति
और जल गोलार्ध के ऊपर में स्थल की उपस्थिति, यह एक विपरीत स्थिति है और इस विपरीत स्थिति को एंटीपोडल पोजीशन कहा जाता है। एंटीपोडल पोजीशन कहा जाता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। एंटीपोडल पोजीशंस क्या है? तो आप एंटीपोडल पोजीशन को आप इस तरह से समझिए कि उत्तरी गोलार्ध में के शीर्ष पर जल की उपस्थिति और दक्षिणी गोलार्ध के शीर्ष पर स्थल की उपस्थिति ही एंटीपोडल पोजीशन कहलाती है। आप फिर से सुनिए मेरी बात को। उत्तरी गोलार्ध के टॉप पर जो है शीर्ष पर जल की उपस्थिति और दक्षिणी गोलार्ध के शीर्ष पर स्थल की उपस्थिति ही क्या कहलाती है? एंटीपोडल पोजीशन कहलाती है। तो ये थे आपके कुछ स्थल मंडल और जल मंडल की चर्चा हमारे द्वारा किया गया। अब हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं आपको महासागरों के बारे में। आपको यहाँ पर आपको पृथ्वी पर देखें का मैक्सिमम पोर्शन आपको बताया, राउंड फिगर में बताया कि 71% भाग जो है वाटर से ढका हुआ है। और पृथ्वी पर अगर पूरे वाटर को, पृथ्वी पर टोटल जितना वाटर है उस टोटल वाटर को अगर हम 100 मान लेते हैं, टोटल वाटर को आपका 100 मान लेते हैं, तो इस 100 में से 97% जो वाटर होता है वह महासागरों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सर? महासागरों में। यानी जो बड़े बड़े महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, तो इस 100 अगर वाटर को, जल की कुल मात्रा को, पृथ्वी पर जल को कितना माना हमने? 100 मान लिया। तो 100 का 97% वाटर जो है कहाँ पर है? महासागरों में है। और बचा 3% जो वाटर, यह वाटर जो है छोटे जलाशयों में, छोटे जलाशय में, अर्थात नदियों में है आपका वाटर, तालाबों में है ये वाटर आपका, झीलों में ये वाटर है आपका 3%। क्लियर है आपका? अब आपका महासागर पढ़ना है हमें, लेकिन महासागर पढ़ने से पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि महासागरों की जो है आपका लवणता क्या है। और यहाँ पर हमारा एक सेक्शंस निकल के आएगा, महासागरीय जल की लवणता। तो यहाँ पर हम एक सेक्शन डालेंगे महासागरीय जल की लवणता और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते आएंगे। तो हमारा हाइड्रोस्फीयर का एक इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटा सा सेक्शन शुरू हो रहा है, वह सेक्शन है हमारा महासागरीय जल की लवणता। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे महासागरीय जल की लवणता। अब देखिए महासागरीय जल की लवणता से क्या समझते हैं। लवणता का मतलब होता है साल्ट। लवण मतलब होता है क्या? साल्ट। लवण का मतलब क्या होता है हमारा? साल्ट मतलब होता है। तो महासागरीय जल में साल्ट की मात्रा घुला हुआ है, साल्ट है। अगर महासागरों को, पानी को अगर टेस्ट करेंगे तो वह पानी आपका नमकीन लगेगा, पानी आपका। और वो नमकीन लगने का रीज़न यह है कि महासागरीय जल में बहुत सारे आपके साल्ट डिजॉल्व हैं आपका, और उस साल्ट डिजॉल्व होने के कारण ही महासागरीय जल का जल, महासागरों का जल नमकीन लगता है, या उसी को हम खारा जल कहते हैं, जो पीने लायक, ड्रिंकिंग वाटर लायक नहीं है आपका। तो उसी लवणता की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए महासागरीय जल की लवणता को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। वह डिफिनीशन क्या है कि महासागरीय जल की 1 किलोग्राम, महासागरीय जल की 1 किलोग्राम मात्रा में, महासागर, यहां पर लिख लीजिए ऐसे, महासागरीय जल की, इसको क्लियर लिखिए पहले, आप पूरा डिफाइन लिख लीजिए। महासागरीय जल की 1 किलोग्राम 1 kg मात्रा में घुले हुए लवणों की मात्रा महासागरीय जल की लवणता कहलाती है।
देखिए इसका डिफाइन कर रहा है कि महासागर का जल ले लीजिए और वह कितना लीजिए 1 kg। महासागर का जल कितना ले लीजिए 1 kg वाटर ले लीजिए और यह देखिए कि इस जल में कितना लवण घुला हुआ है। डैट मीन्स कितना साल्ट घुला हुआ है और जितना साल्ट घुला होगा वही महासागरीय जल की क्या कहलाएगी लवणता। अर्थात 1 kg की महासागरीय जल में जितना साल्ट डिजोल्व होगा वही महासागरीय जल की क्या कहलाएगी आपकी लवणता कहलाएगी। अर्थात लवणता का अगर फार्मूला पूछा जाएगा लवणता इक्वल टू क्या होता है, ऊपर में आ जाएगा लवण की कुल मात्रा बटे जल की कुल मात्रा। तो महासागरीय जल की लवणता को हम इस आइडेंटिटी से निकालेंगे और वह आइडेंटिटी है लवणता बराबर होता है, लवणता बराबर होगा लवण की कुल मात्रा अपॉन में जल की मात्रा। यानी कि आपका कुछ वाटर ले लीजिए आप और उसमें देखिए कितना साल्ट खुला हुआ है और उसके बाद उस साल्ट की मात्रा को ऊपर लिख दीजिए और फिर वाटर को मेजरमेंट कर लीजिए केजी में और उसको नीचे ले लीजिए, लवण की मात्रा में वाटर की मात्रा से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वही महासागरीय जल की क्या कहलाएगी लवणता कहलाएगी आपका। और याद रखिएगा महासागरीय जल की लवणता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त करते हैं, ये प्रतिशत का सिंबल है, ये किसका सिंबल है प्रतिशत में। याद रखिएगा प्रतिशत में महासागरीय जल की लवणता को किस में व्यक्त करते हैं प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। लेकिन यह यानी लवणता प्रति किलोग्राम जल में घुले हुए लवणों की मात्रा है। देखिए यहां पर महासागरीय जल की लवणता को हम क्या करते हैं परसेंट में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रियली में है क्या, लेकिन यह प्रति किलोग्राम जल में यानी प्रति किलो मतलब 1 किलोग्राम जल में घुले हुए लवण की मात्रा। व्यक्त तो रिप्रेजेंट तो हम परसेंट में करेंगे महासागरीय जल की लवणता को, लेकिन आपको 1 kg वाटर में घुले हुए लवणों की यह मात्रा है आपका। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन के आएगा कि महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है, यह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आएगा। और इसको डबल स्टार में लिखिए, आपको यहाँ पर लिखिएगा डबल स्टार बनाइए और नोट कीजिए महासागरीय जल की औसत लवणता है। महासागरीय जल की औसत लवणता कितना है आपका 35%। कितना परसेंट 35% है। और इस 35% को इस तरह से व्यक्त कीजिएगा, इसका मतलब हुआ 35 ग्राम लवण प्रति किलोग्राम जल। महासागरीय जल की औसत लवणता आपसे पूछा जाएगा कितना है, आपको क्वेश्चंस आएगा तो हम क्या करेंगे 35% को टिक करेंगे। और यदि में 35% को अगर एक्सप्लेन करना कहेगा तो इसका यह मतलब हुआ कि प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम वाटर में 35 ग्राम साल्ट डिजोल्व है। इसका 35% का मतलब क्या हो गया कि 1 किलोग्राम वाटर में कितना ग्राम लवण है आपका 35 ग्राम। इसलिए हमने यहाँ लिखा 35 ग्राम लवण प्रति किलोग्राम जल है आपका। तो यह आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आता है। अब यहाँ पर महासागर की जो है औसत लवणता आपने 35% देख लिया। अब एक जो है सबसे बड़ी बात है कि महासागरीय जल में कौन कौन से लवण डिजोल्व हैं और इस लवणता के लिए कौन कौन से साल्ट रिस्पॉन्सिबल है, यह देखना जरूरी है हमारे लिए। तो महासागरीय जल में कहा जाता है कि 47 प्रकार के महासागरीय जल में 47 प्रकार के लवण हैं, के लवण घुले हैं। महासागरीय जल में कितने प्रकार के लवण घुले हुए हैं
47 प्रकार के लवण घुले हुए हैं, लेकिन लवणता के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लवणता के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी है। लवणता के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ये 47 उत्तरदायी नहीं है, केवल इसमें से केवल 7 लवण ही, यानी केवल 7 साल्ट ही जो है लवणता के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। देखिए महासागरीय जल में जो कहा गया है कि 47 प्रकार के लवण साल्ट डिजॉल्व है आपके, लेकिन लवणता के लिए रिस्पॉन्सिबल कितने प्रकार के साल्ट हैं? केवल 7 प्रकार के साल्ट हैं। और यह 7 प्रकार के साल्ट कौन कौन से हैं जो लवणता के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है? तो इसको जानना पड़ेगा, 7 प्रकार का साल्ट। पहला जो है आपका, हम फार्मूला के रूप में लिखते हैं NaCl, इसका हिंदी होता है सोडियम क्लोराइड। पहला जो साल्ट है आपका सोडियम क्लोराइड, पहला साल्ट है सोडियम क्लोराइड। और यह जो है सर्वाधिक है, सबसे अधिक मात्रा में, याद रखिएगा, महासागरीय जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन साल्ट डिजॉल्व है? तो NaCl, दैट मीन्स आपका सोडियम क्लोराइड है सबसे अधिक मात्रा में। और लवणता के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल यही है आपका। इसको एकदम पूरा अच्छी तरह से याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बन के आ सकता है कि महासागरीय जल में किस लवण की प्रधानता है? तो महासागरीय जल में NaCl, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड की प्रधानता सबसे ज़्यादा। दूसरा जो अधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है, सीक्वेंस वाइज लिखेंगे MgCl2। दूसरा जो है आपका लवण है आपका MgCl2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम, इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरा जो आपका साल्ट है आपका लवणता के लिए रिस्पॉन्सिबल MgSO4, फॉर्मूला के साथ लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब होता है, फुल नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। और चौथा जो लवण रिस्पॉन्सिबल है CaSO4, CaSO4, इसका आपका नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। और पांचवा जो लवण है K2SO4, K2SO4, इसका नाम है पोटासियम सल्फेट। पोटासियम सल्फेट। और छठा प्रकार के लवण जो है CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और सातवां जो लवण है आपका MgBr2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड सबसे अधिक कम मात्रा में। देखिए आपको महासागरीय जल की लवणता के लिए हमने बताया, महासागरीय जल में तो 47 प्रकार के लवण डिजोल्व है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल जो लवणता के लिए है मात्र उसमें से 7 ही रिस्पॉन्सिबल है। वो 7 कौन कौन से हैं? तो वह देखिए आपका हिंदी में भी लिखा हूँ, मैं उसका सिंबल में लिखा हूँ, मैं फार्मूला भी लिखा हूँ। पहला आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है आपका, दूसरा आपका जो है मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी पहला आपका सोडियम क्लोराइड है, फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड, सेकेंड इज मैग्नीशियम क्लोराइड, थर्ड इज मैग्नीशियम सल्फेट, फोर्थ इज कैल्शियम सल्फेट, फिफ्थ इज पोटासियम सल्फेट, सिक्स इज कैल्शियम कार्बोनेट और सेवेंथ इज मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक सीक्वेंस हम आप दे दिए हैं कि आपका एकदम परसेंट वाइज है, सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड, उसके बाद दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट, चौथे मात्रा किसका ज़्यादा है? कैल्शियम सल्फेट का। इस तरह से आपका सीक्वेंस वाई में नीचे की ओर जाइएगा तो प्रतिशत की मात्रा इसका क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा आपका। तो ये थे आपके लवणता निर्धारित करने वाले तत्व थे आपका महासागरीय जल में। ठीक है, अब आइए आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं महासागरीय जल की लवणता के बारे में, और वह काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आपका वह की पॉइंट बनकर आएगा, वह क्वेश्चन ही आपको समझिए आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम डालते हैं महासागरीय जल से लवणता से सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।
अब देखिए महासागरीय जल की लवणता से दो क्वेश्चन जो बन के क्वेश्चन से निकल के आएंगे, तो वो तो आपको पहला देखें कि महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये 35% आपको याद हो गया। दूसरी बात, आपको महासागरीय जल की लवणता के लिए सबसे अधिक मात्रा में रिस्पॉन्सिबल कौन सा तत्व है, तो वह आपका तत्व आएगा सोडियम क्लोराइड। ऐसे 7 है, सातों का नाम उतना याद रखना जरूरी नहीं है, सोडियम क्लोराइड को जरूर याद रखिए, मैक्सिमम मात्रा में वही डिजोल्व है आपका। अब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चंस बन के आएंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे एक टर्म को देखेंगे, वह है आइसोहेलाइन। देखिए आइसोहेलाइन, यह H है। आइसोहेलाइन क्या है आपका, अब देखिए महासागरीय जल में की सतह पर, महासागरीय जल की सतह पर समान लवणता वाले, महासागरीय जल की यह सतह है, मान लीजिए महासागरीय किसी भी जल की सतह के क्षैतिज सतह पर समान लवणता वाले बिंदुओं को या स्थानों कहिए को मिलाने वाली रेखा, क्या कहलाएगी, समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाएगी, आपका आइसोहेलाइन कहलाती। देखिए आपको यह महासागरीय जल की क्षैतिज सतह है, महासागरीय जल की क्षैतिज सतह है, और मान लिया कि यह एक प्लेस है ए, इसकी लवणता यहाँ पर कुछ है, और जितना लवणता यहाँ पर मान लिया कि इसकी लवणता यहाँ पर आपका 30 है आपका प्रतिशत, ठीक है, और यहाँ पर एक बी पॉइंट है और इसकी भी लवणता यहाँ पर 30% है आपका, यहाँ पर एक आपका सी पॉइंट है, इस पॉइंट की भी लवणता 30% है, और यहाँ पर एक डी पॉइंट ले लिया है, इसकी लवणता भी 30% है। देखिए ए बी सी और डी ऐसे पॉइंट है जहाँ जिसकी लवणता क्या है, 30 समान है, 30%। अब सभी पॉइंट को मिला दीजिए, सभी स्थान के पॉइंट को मिला दीजिए, और मिलाने पर जो यह आपको एक लाइन ड्रॉ हो गया, इस डायरेक्ट लाइन इज कॉल्ड आइसोहेलाइंस। यही लाइन को हम आइसोहेलाइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपने पहला पॉइंट्स में आपने एक बात देखा, आइसोहेलाइंस के बारे में देखा आपने। अब सवाल उठता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता कहां पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता पाया जाता है, सर्वाधिक लवणता कहां पाया जाता है, वह एक झील है, बान झील में पाया जाता है सर्वाधिक लवणता। यह झील कहां है आपका, तुर्की में, दैट मीन्स टर्की में। तो आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता कहां पाया जाता है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता जो है आपका वह बान झील में पाया जाता है। यह बान झील हमारा कहां पर है, आपका तुर्की में पड़ रहा है, आपका बान झील पर पड़ रहा है आपको। अब सवाल उठता है, एक दूसरा सवाल उठता है कि कौन सा महासागर है, कौन सा महासागर है जिसकी लवणता सबसे अधिक है। अब सवाल उठता है कि प्रशांत महासागर की लवणता अधिक है, कि हिंद महासागर की लवणता अधिक है, कि आर्कटिक सागर की लवणता अधिक है। समझ में आ रही बात। तो आपकी हिंद महासागर की लवणता अधिक है, तो सर्वाधिक लवणता वाला महासागर कौन है, तो यहां पर आप लिख लीजिए पॉइंट, सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है, सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है, कौन सा है, अटलांटिक महासागर। तो याद रखेंगे किस महासागर की लवणता सबसे ज्यादा है, तो आपका अटलांटिक महासागर की लवणता जो है सबसे अधिक है। समझ में आ रही बात। अब सवाल एक भी ये भी उठता है कि पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक लवणता किस क्षेत्र में पाया जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है, पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है आयन वृत्त अक्षांश।
आपको ये समझ में नहीं आया कि सर आयन वृत्त अक्षांश क्या हो गया। पृथ्वी पर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपको वहां पर ऑप्शन में किसको टिक करना है, आयन वृत्त अक्षांश। आयन वृत्त अक्षांश किसे कहते हैं, देखिए यहां पर अक्षांश या कर्क और मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र। देखिए कर्क और मकर रेखा का आसपास का क्षेत्र ही क्या कहलाता है, आयन वृत्त अक्षांश। और इसी क्षेत्र की लवणता जो है आपका सबसे ज्यादा है। समझ में आई बात। ऐसे तो देखिए आपको यहां पर मैं बता रहा हूं कि यह आपका जो है पृथ्वी है और यह आपका पृथ्वी पर आपका यह जो है भूमध्य रेखा हुआ, यह भूमध्य रेखा हुआ 0 डिग्री अक्षांश, इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा रेखा। और लवणता रिस्पॉन्सिबल का जो मेन फैक्टर है आपका तापमान, और जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा उस रीजन की लवणता अधिक होगी। लेकिन आपको पता होगा कि यहां पर आपका सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती, विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें सबसे अधिक पड़ती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें सबसे अधिक पड़ती है सीधी, और यहाँ पर टेम्परेचर अधिक पड़ता है। तो इस क्षेत्र की लवणता क्या होनी चाहिए, सबसे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने पर वाटर वेपराइज हो जाएगा, और वाटर वेपराइज हो जाने के कारण यहाँ पर के वाटर में साल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, लवणता अधिक होना चाहिए। लेकिन आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास के रीजन में लवणता अधिक नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि सर इस रीजन के में लवणता अधिक क्यों नहीं है, होना चाहिए लेकिन है नहीं। इसलिए नहीं है कि यहाँ इस रीजन में आफ्टरनून बारिश होती है, गर्मी अधिक पड़ता है, टेम्परेचर अधिक तो है, लेकिन प्रतिदिन जो है दोपहर के बाद इस रीजन में क्या होती है, बारिश होती है। और बारिश होने के कारण ही इस रीजन की लवणता क्या है, कम पाई जाती है। और एक बात और याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा से हम अगर ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं तो लवणता क्या होती है, क्रमशः लवणता घटती जाती है। नीचे भी लिखिए, आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि भूमध्य रेखा से ऊपर या फिर नीचे जाने पर लवणता क्या होती है, महासागरीय जल की लवणता क्या होती है, घटती जाती है। और एक बात और रखेंगे, अभी हमने बताया कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लवणता अधिक इसलिए नहीं है कि इस रीजन में आफ्टरनून क्या होती है, बारिश होती है। तो लवणता अधिक कहां पर पाया जाता है, तो कर्क और मकर रेखा के आसपास के रीजन में, जिसको हम आयन वृत्त नाम दिया। देखिए यह 0 डिग्री बताया, और 0 डिग्री के बाद यहाँ पर आइए, यही सारे 23 डिग्री जो है आपका नॉर्थ अक्षांश, इसी को हम कर्क रेखा बोलते हैं। और नीचे आइए, 23.5 डिग्री यहाँ पर आपका क्या आ गया, साउथ अक्षांश, और इसी को हम मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। तो इस रीजन में इस बेल्ट में, और यह जो बेल्ट है मकर रेखा का बेल्ट है, ये रीजन है, और इसी दोनों रीजन में आपका महासागरीय जल की क्या है, लवणता अधिक पाई जाती है। और इसी दोनों क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, आयन वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहे हैं। आप कुछ देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। और एक पॉइंट्स और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वह आपका जो है हैलोक्लाइन क्षेत्र। वह पॉइंट आपका क्या है, हैलोक्लाइन क्षेत्र, इसको समझना है। देखिए महासागरीय जल का यह कहा जाता है कि महासागरीय जल का वह क्षेत्र, महासागरीय का वह क्षेत्र जहां पर गहराई के साथ लवणता तीव्रता से बढ़ती जाती है, वह क्षेत्र ही क्या कहलाती है, हैलोक्लाइन क्षेत्र। अब देखिए यहां पर हैलोक्लाइन क्षेत्र को डिफाइन किया मैंने। हैलोक्लाइन क्षेत्र क्या है, देखिए हैलोक्लाइन क्षेत्र क्या है, महासागरीय जल का एक ऐसा क्षेत्र है। क्या है हैलोक्लाइन क्षेत्र, महासागरीय जल का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर
नीचे की ओर जाइएगा, नीचे जाइएगा तो आपको जो है लवणता क्या होगा, तेजी से बढ़ता जाएगा। तो महासागरीय जल का वह क्षेत्र जहां पर लवणता जो है नीचे जाने पर तीव्रता के साथ क्या होती है, बढ़ते जाती है, ऐसे क्षेत्र को ही हाइलोक्लाइन क्षेत्र कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, महासागरीय जल का ऐसा क्षेत्र, महासागर का है कोई ऐसा रीजन होगा और वहां पर अगर आप नीचे जाते हैं तो लवणता नीचे जाने पर क्या होता है, क्रमशः बढ़ता जाएगा। तो ऐसे क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, हाइलोक्लाइन क्षेत्र कहते हैं। यानी कि महासागरों का वह रीजन जहां पर नीचे जाने पर लवणता बढ़े, तो ऐसे रीजन को ही हम क्या कहेंगे, हाइलोक्लाइन क्षेत्र कहेंगे। अब देखिए महासागरीय जल की लवणता को आप मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो महासागरीय जल की लवणता को मेजरमेंट करने का एक यंत्र है महासागरीय जल का मापन। आप यहां पर लिख सकते हैं महासागरीय जल का, जल की लिखिएगा, महासागरीय जल की लवणता का मापन, लवणता का मापन किया जाता है, किया जाता है एक यंत्र से किया जाता है। उस यंत्र का नाम है सेलाइन। देखिए सेलाइन नेक्टर यंत्र। तो याद रखेंगे आज से कि महासागरीय जल की लवणता को आपको जो है सेलाइन नेक्टर यंत्र से हम मापते हैं। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड थे, हमारे महासागरीय जल की लवणता से है। ये सारे पॉइंट्स जो हमने बताया, आपको कुछ टर्म बताया, जैसे में आइसोहेलाइंस क्या है आपको हमने बताया, हाइलोक्लाइन क्षेत्र क्या है आपको हमने बताया, सेलाइन नेक्टर यंत्र क्या है हमने बताया, महासागर किस महासागर की लवणता अधिक है हमने बताया, आपको पृथ्वी पर कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ की लवणता अधिक है तो हमने बताया बान झील, पृथ्वी के कौन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लवणता अधिक होती है तो हमने बताया आयन वृत्त का क्षेत्र आपका। तो ये सारे जो है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए और पेपर में इसको लर्न करके जाएंगे आप अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे आपके लिए बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अब इस क्षेत्र में हम महासागरीय जल की लवणता के बाद हम विभिन्न महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, महासागरों का विवरण देखेंगे और महासागरों की कुल संख्या आप बताए थे पृथ्वी पर टोटल 4 महासागर हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं आपको बताया गया हमारे द्वारा पहले भी। महासागरों की कुल संख्या हमारे द्वारा कितनी बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं। पहला महासागर हमने बताया था हिंद महासागर, दूसरा लिख सकते हैं प्रशांत, बड़ा छोटा के हिसाब से नहीं लिख रहे हैं हम, ऐसे ही लिख रहे हैं आपका प्रशांत महासागर। तीसरा जो महासागर आप लिख दीजिए अटलांटिक महासागर, और चौथा जो सागर है हमारा आर्कटिक सागर। तो देखिए महासागरों की कुल संख्या 4 बताई गई है। पहला हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर और चौथा आर्कटिक सागर। तो यहाँ पर हमको पहले इन चारों महासागरों के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे। हिंद महासागर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, प्रशांत महासागर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अटलांटिक महासागर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, फिर आर्कटिक सागर से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं। उसके बाद इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद हम चर्चा करेंगे आपको इसी सेक्शन में महासागरीय जलधाराओं की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको महासागरीय जलधाराओं की चर्चा करेंगे और एक एक करके हम देखेंगे तीनों महासागर की जलधारा के, हिंद महासागर की कौन कौन सी जलधारा है, प्रशांत महासागर की कौन कौन सी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी जलधारा है। और इसी जलधारा को 2 भागों में बांटकर स्टडी करेंगे, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा में बांटकर स्टडी किया जाता है। और यहाँ पर हम विथ मैप करेंगे, हम हिंद महासागर का चित्र बनाएंगे, मैप बनाएंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि देखिए यह धारा आपका उत्तरी विषुवतीय धारा है, दक्षिणी विषुवतीय धारा है, प्रतिरोधी विरुद्ध विषुवतीय धारा है। तो इस तरह से बहुत सारे जलधाराएं के नाम से आए गए। वहाँ पर पेरू जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा है,
तो देख रही है किनारी जलधाराएं, ये सब जलधाराएं का नाम है, किस महासागर में चलती है, किस नेचर के है, लेब्रोड जलधारा है, गल्फ जल स्ट्रीम की जलधारा है। तो ये सब जलधाराओं को देखेंगे, आपको विथ मैप देखेंगे, वहाँ पर हम मैप बनाएंगे और आपको याद कराएंगे सारे, जहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत आते हैं और यह जलधारा वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में थोड़ा सा हम हिंद महासागर की इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं, फिर बाकी इन्फॉर्मेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपको। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं हिंद महासागर, और हिंद महासागर के से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे याद रखना चाहिए, हम इसकी चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं हिंद महासागर। इसी का इंग्लिश होता है इंडियन ओशियन। आपको कहते हैं हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, और वह हमारे लिए गौरव की बात है कि हिंद महासागर का नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, इसका हिंद महासागर नाम। ठीक है, तो हिंद महासागर को देखते हैं, तो पहले तो इसका देखते हैं आकार कैसा है। तो आकार इसका जो हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा, त्रिभुजाकार है। इसकी औसत, अब दूसरा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा, हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है। तो इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है आपका। तीसरा याद रखना पड़ेगा, हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है, डैट मीन्स एरिया की बात करते हैं। तो हिंद महासागर का एरिया जो है 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, किलोमीटर है। तो देखिए हिंद महासागर का जो है आपका एरिया क्षेत्रफल कितना है, 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है आपका। यह आपके हिंद महासागर का जो है इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है हमारे द्वारा। पहला इंफॉर्मेशन हमने दिया क्या, इसका आकार त्रिभुजाकार है, इसकी औसत गहराई क्या है आपका 4000 मीटर है आपका, और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है आपका 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है आपका। और हिंद महासागर की सर्वाधिक गहराई, अगर आपको पूछा जाएगा कि हिंद महासागर औसत गहराई कितना 4000 मीटर, लेकिन सर्वाधिक गहराई कितना है, सबसे अधिक गहराई कितना है, सर्वाधिक गहराई, तो इसकी सर्वाधिक गहराई 7.5 किलोमीटर है। हिंद महासागर की सर्वाधिक गहराई कितना है, 7.5 किलोमीटर है। और आपसे एक क्वेश्चन बन के आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त, बड़ा बोले या फिर गहरा गर्त कौन सा है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा या गहरा गर्त कौन सा है। तो वह गर्त आपका सुंडा गर्त है। मैं बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ एक गर्त क्या होता है, ऐसी बात नहीं है, आप पहले सुन लीजिए, पहले क्या है इस इंफॉर्मेशन जान लीजिए, उसके बाद ये गर्त के बारे में हम चर्चा करेंगे। हिंद महासागर का सबसे बड़ा या गहरा गर्त कौन सा है आपका, सुंडा गर्त है। अब सवाल उठता है कि गर्त क्या होता है। देखिए महासागरों की अगर संरचना को देखते हैं तो उसके अंदर जाइएगा तो यहाँ पर आइएगा, इस तरह की इसकी संरचना बनती है। देखिए ये महासागरों को बताए हैं, यहाँ पर पानी से ढका हुआ पूरा पोर्शन है आपका, वाटर है, महासागर है। कल्पना कीजिए कि यह एक महासागर है, और इस महासागर में देखिए इसके ये नीचे का जो पोर्शन देख रहे हैं, जिसका नीचे का जो बेस बोलते हैं उसको नीतल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नीतल। क्या बोलते हैं, नीतल, या इसी को हम सी बेड कहते हैं। और इस सी बेड में देख रहे हैं एक गड्ढे बने हुए, देख रहे हैं आपका, यहाँ पर एक गड्ढा बनाया हमने, एक गड्ढा यहाँ पर बनाया। तो एक गड्ढा जो पोर्शन होता है, एक गड्ढा वाला जो पोर्शन होता है, इसी गड्ढे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। गड्ढे वाले पोर्शन में क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। और इस महासागरों में भी नीचे गड्ढे हैं आपके, गर्त हैं, और इसमें कभी कभी ऊंचा हुआ ऐसे पोर्शन भी होता है आपका। और इस उठे हुए पोर्शन को आपका इस तरह से, इसको हम कटक के नाम से जानते हैं, कटक, जिसको महासागरीय पहाड़ भी कहते हैं। और यही जब कटक कभी कभी वाटर के सरफेस से ऊपर आ जाता है
तो ऊपर आकर यही सरफेस क्या बना देता है सर, द्वीप का फॉर्मेशन करता है। तो आपको गर्त का मतलब हुआ कि महासागर के सी बेज में, तली में जो गड्ढा है वही गर्त कहलाता है, और उसी को बड़ा जब गड्ढा रहता है तो उसी को हम ट्रंच कहते हैं। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा है, गर्त कौन सा है, सुंडा गर्त है आपका। हमने यहाँ पर लिखा सुंडा गर्त, याद रखिएगा। हिंद महासागर का सबसे गहरा या बड़ा गर्त कौन सा है आपका सर, सुंडा गर्त है। और इसी की गहराई कितनी है, इसी की गहराई कितना है, 7.5 किलोमीटर है, ठीक है। और यह जो है आपका कहाँ पर है, तो यह आपका जो है आपको याद रखना पड़ेगा, इंडोनेशिया के जावा द्वीप के, अभी मैं दिखाऊंगा, जावा द्वीप के या दक्षिण में। तो याद रखिएगा सुंडा गर्त का, हिंद महासागर का क्या है, सबसे गहरा गर्त है आपका। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है आपका, गहरा भाग सुंडा गर्त है आपका। इसकी गहराई 7.5 किलोमीटर है। यह कहाँ पर है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिणी भाग में है आपका। अब हिंद महासागर, अब एक बात और चर्चा कर लेता हूं मैं, और वह आपको चर्चा करते हैं द्वीप के बारे में। थोड़ा सा द्वीप को जानिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे द्वीप क्या होता है। तो देखिए द्वीप के बारे में आप हालांकि जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए द्वीप के बारे में। एक छोटा सा टर्म है यहाँ पर द्वीप। तो देखिए आपका स्थल का हुआ भाग, यह देखिए स्थल, यह स्थल का है पोर्शन है, और यह स्थल का भाग है, और इसके चारों ओर बानी होगा, स्थल लिख दिया मैंने। और स्थल का हुआ भाग जो चारों ओर वाटर से घिरा होता है, उसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। स्थल का हुआ पोर्शन जो 4 साइड से वाटर से घिरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो हिंद महासागर में बहुत सारे द्वीप भी हैं, हिंद महासागर में बहुत सारे द्वीप भी हैं। उस द्वीपों की भी चर्चा करना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। तो आइए हिंद महासागर के जो द्वीप हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर पहले। और इसको हम हिंद महासागर के द्वीप को बाय मैप भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हिंद महासागर के द्वीप। अब देखिए हिंद महासागर के द्वीपों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो हिंद महासागर के द्वीपों को हम 3 भाग में बांट कर स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक चार्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला यहाँ पर जो होगा महाद्वीपों के टूटने से बना द्वीप, महाद्वीपों के टूटने से बना द्वीप। दूसरा जो द्वीप आएगा वह हमारा आएगा परवाल द्वीप, इसी को मूंगा द्वीप भी कहते हैं। जैव अवसादों से निर्मित द्वीप को ही, जैव अवसाद के जमा होने से जो द्वीप बनता है ऐसे द्वीप को ही हम क्या कहते हैं, परवाल द्वीप कहते हैं। और तीसरा जो द्वीप आएगा वह आएगा ज्वालामुखी द्वीप। तीसरा जो द्वीप आएगा हमारा कौन सा द्वीप आएगा, ज्वालामुखी द्वीप। तो हिंद महासागर में जो द्वीप हैं उस द्वीप को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया सर, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। महाद्वीपों के टूटने से बना द्वीप, दूसरा परवाल द्वीप, और तीसरा ज्वालामुखी द्वीप। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि महाद्वीपों के टूटने से बने द्वीप कौन कौन से हैं, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देखो महाद्वीपों से बना हुआ द्वीप, पहला द्वीप जो है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप। दूसरा श्रीलंका, श्रीलंका भी आपका एक द्वीप ही है। तीसरा जंजीबार, ये भी हिंद महासागर में है। और चौथा मेडागास्कर, इसी का दूसरा नाम है मालागासी भी कहते हैं। देखिए आपको महाद्वीपों के टूटने से बने द्वीपों के लिस्ट में कौन कौन से द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है,
श्रीलंका द्वीप है आपका, जंजीबार द्वीप है आपका, मेडागास्कर। इस मेडागास्कर द्वीप को ही मालागासी द्वीप के नाम से भी जानते हैं। यह द्वीप भी आपका किस महासागर में है? आपका हिंद महासागर में है। और इन चारों द्वीपों का निर्माण महाद्वीपों के टूटने से हुआ है आपका। परवाल द्वीप, परवाल द्वीप में ऐसे द्वीप को कहते हैं जो जैव अवसादों के जमा होने से बनता है, और ऐसे द्वीपों में आपका नाम आएगा लक्षद्वीप। पहला द्वीप कौन आएगा नाम? लक्षद्वीप आएगा, और दूसरा द्वीप आएगा मालदीव। आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप कैसा द्वीप है, चाहे निम्नलिखित में से परवाल द्वीप कौन सा है? तो यह आपका एक लक्षद्वीप परवाल द्वीप है, मालदीव भी एक परवाल द्वीप है। और कहाँ सिचुएटेड है ये दोनों? हिंद महासागर में सिचुएटेड है आपका। अब सवाल उठता है कि ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो लावा जमा हुआ और उस लावा जमा होने से कौन कौन से द्वीप बने हैं। तो यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल बन के आएगा वह आएगा मॉरिशस। नाम सुने होंगे, हम देखेंगे अभी मॉरिशस, मैप बनाएंगे इसका, मॉरिशस। और दूसरा जो द्वीप बन के आएगा आपका रीयूनियन द्वीप, रीयूनियन। देखिए ये महाद्वीप में टोटल इधर 4 5 6 7 8 द्वीप बताए। ये सारे के सारे कहाँ हैं? हिंद महासागर में। आपसे पूछा जाएगा रीयूनियन द्वीप किस महासागर में है? तो किस महासागर में? देखिए सर हिंद महासागर में पढ़ रहे हैं, हिंद महासागर में। आपसे पूछा जाएगा मॉरिशस द्वीप किस महासागर में है? आपका हिंद महासागर में। आपसे पूछा जाएगा मालदीव किस महासागर में है? सर हिंद महासागर में। किस प्रकार का द्वीप है मालदीव? परवाल द्वीप है। आपसे पूछा जाएगा सर जंजीबार किस द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में। किस प्रकार का द्वीप है? तो महाद्वीपों के टूटने से बना द्वीप है। अब इसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एक सवाल ये भी बन के आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है आपका मेडागास्कर द्वीप। यह आप लिख लीजिए, यहाँ पर स्टार बना के लिखिए। किस में लिखिएगा? मेडागास्कर या मालागासी द्वीप में लिखिएगा। यह है, इसमें लिखिए यह हिंद महासागर का, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। याद हो गया? आपसे क्वेश्चन बन के आएगा कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह मेडागास्कर द्वीप होगा नाम, या फिर उसी को हम मालागासी द्वीप भी कहते हैं। एक बात इंफॉर्मेशन से याद रखिएगा कि सर्वाधिक वाष्पन जो होता है, ये आपने अभी द्वीप को देखा, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि सर्वाधिक जो वाष्पन होता है, वाष्पन समझ रहे हैं ना, सूर्य की रोशनी पर पड़ने से समुद्री जल का वेपर में बन जाना। तो सर्वाधिक वाष्पन जो होता है वह कहाँ होता है? हिंद महासागर में होता है। अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक वाष्पन नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा किस महासागर में सर्वाधिक वाष्पन होता है, तो अब चारों महासागर का नाम दे देगा। तो आपको किसको टिक करना है सर? हिंद महासागर को टिक करना है। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और देने जा रहे हैं, वह हिंद महासागर से जुड़े हुए सागर। यहाँ पर हेडिंग बना लीजिए, हिंद महासागर से जुड़ा सागर। अब देखिए हिंद महासागर से जुड़े हुए कुछ सागर भी हैं, इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देना है आपको। पहला जो सागर आता है आपका वह आता लाल सागर। दूसरा जो आता है फारस की खाड़ी। तीसरा जो सागर आपका बन के आएगा बंगाल की खाड़ी। और चौथा जो बन के आएगा अरब सागर। पहले इंफॉर्मेशन लिख लीजिए आप, उसके बाद हम अभी मैप बनाएंगे हिंद महासागर का। वहां पर हम द्वीपों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे और इस सागर को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यह लाल सागर जो है आपका,
यह लाल सागर अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। यहां पर लिख लीजिए, लाल सागर में अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। तो याद रखिएगा, लाल सागर किसको अलग करता है? अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। ये फारस की खाड़ी किसको अलग करता है? या फारस की खाड़ी, खाड़ी देशों जो है, गल्फ कंट्री जो है आपका, जिसको कहते हैं खाड़ी देशों को अलग करता है। यानी कि गल्फ कंट्री को क्या करता है? अलग करता है। और ये बंगाल की खाड़ी जो क्या करता है? भारत को पूर्वी देशों से अलग करता है। भारत को यह क्या करता है? बंगाल की खाड़ी पूर्वी देशों से अलग करता है। और अरब सागर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके नहीं है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका लाल सागर है। याद रखिएगा, लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करता है। पूछा जाएगा आपको कि अफ्रीका और एशिया को अलग कर कौन महासागर अलग करता है? तो वह हमारा लाल सागर अलग करता है। आपको पूछा जाएगा भारत और पूर्वी देशों को अलग करने वाला कौन है? तो वह अलग करने वाला बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी देशों को अलग करने वाला फारस की खाड़ी। ठीक है, अब हम हिंद महासागर को देखेंगे मैप में। ठीक है, अभी तक तो हम इंफॉर्मेशन आपको सीधे रटवा दिया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा मैप बनाएंगे और उस मैप में हम हिंद महासागर को देखेंगे और हिंद महासागर में जो द्वीप हैं उसको देखेंगे और ये चारों को सागर बनाए, ये चारों सागर को हम देखेंगे। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, हम बोर्ड पर मैप बनाते हैं, उसके बाद हम फिर आपको वीडियो ऑन करके मैप को समझाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने हमने मैप ड्रॉ किया अभी। और अब इसमें जो देखते हैं हिंद महासागर कहाँ पर है, तो पहले देखिए आपको स्थलीय पोर्शन, यह जो पोर्शन देख रहे हैं अफ्रीका का पोर्शन है। यह जो पोर्शन देख रहे हैं यह क्या है? आपका अफ्रीका। पहले इसको देख लीजिए, दैट इज अफ्रीका। यह जो इधर का पोर्शन जो आपका यूरोप का पोर्शन आएगा और यह जो पोर्शन है एशिया का पोर्शन देख रहे हैं आप। और यह पोर्शन आपका ऑस्ट्रेलिया, यहां पर ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं आप। और यहां पर देखिए, यह जो वाटर यहां पर भरा हुआ है, आपको देखना क्या है सर? हिंद महासागर। यह जो पोर्शन वाटर से भरा हुआ है सर, ये जो दैट रीजन, ये वाटर का जो पोर्शन है आपका पूरा देख रहे हैं आप। यह जो हमने वाटर अभी बनाया, यह रीजन ही आपका क्या है? आपका यह पूरा रीजन आपको जिसमें हमने यह वाटर को मार्क दिखाया, यह दैट इज हिंद महासागर। यह पोर्शन ही आपका क्या है? आपका सर हिंद महासागर। और ये हिंद महासागर है। सर इधर जब आइएगा तो इधर प्रशांत हो जाएगा, इधर मत जाना है आपको। इस रीजन में आपको, इस रीजन में कौन सा महासागर है? मैं यहां पर लिख देता हूं सर, इधर प्रशांत है, इधर की बात मत कीजिएगा। प्रशांत महासागर है आपका। हिंद महासागर इस रीजन में है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये पोर्शन यहां पर लिख दीजिए, हिंद महासागर इसी रीजन में आपका है। ये वाला पोर्शन आपका हिंद महासागर का है, देख रहे हैं आप। तो आपका हिंद महासागर के बात अगर हम कहते हैं तो हिंद महासागर के इधर देखेंगे आप, तो आपका इधर आपका पूरब का पोर्शन, तो पूरब में आपका ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। हिंद महासागर के पूरब में क्या आ रहा है सर? ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। पश्चिम में क्या आ रहा है हिंद महासागर के सर? अफ्रीका। देखिए हिंद महासागर है, इसके पूरब में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और हिंद महासागर के पश्चिम में कौन आ रहा है सर? अफ्रीका। ऊपर का पोर्शन उत्तर होता है, नॉर्थ में आपका एशिया आ रहा है। और दक्षिण में जो है यह आपका एक महाद्वीप है और वह दैट महाद्वीप इज अंटार्कटिका महाद्वीप। यह क्या है आपका सर? अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो याद रखिएगा कि हिंद महासागर के उत्तर में एशिया का पोर्शन पड़ेगा, हिंद महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिका का पोर्शन है आपका, हिंद महासागर के पूरब में ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है आपका, और हिंद महासागर के पश्चिम में आपका अफ्रीका का पोर्शन है। तो ये आपने देख लिया कहां पर क्या है आपका हिंद महासागर का पोजीशन देखा आपने।
अब देखना है आपको द्वीप को। हम इन सारे फैक्ट को आपको रफ करते हैं और आपको द्वीप दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सर, आपको यहाँ पर द्वीप देखना है, तो यहाँ पर एक द्वीप है आपका, इस पोर्शन में एक द्वीप है आपका, काफ़ी बड़ा द्वीप है आपका यह रीजन। यह जो एक द्वीप का पोर्शन हमने बनाया, यहाँ पर एक द्वीप है, इसी द्वीप को हम मेडागास्कर या मालागासी द्वीप कहते हैं, या डैट इज अ मेडागास्कर, मेडागास्कर, देख रहे हैं। और इसी मेडागास्कर, इसी को हम क्या कहते हैं, मालागासी द्वीप कहते हैं। और यह अफ्रीका के किधर है आपका सर, अफ्रीका के पूर्व में है, अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में कहिए, तो दक्षिण पूर्व में आपका है, क्या है आपका, मेडागास्कर द्वीप है। और यह आपका हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहीं पर आइए, यहाँ पर थोड़ा सा इस रीजन में यहाँ पर एक द्वीप बनाइए, और यह द्वीप आपका जो है मॉरिशस है। यहाँ पर जो द्वीप है आपका सर, ये द्वीप जो बनाया हमने, यह डैट इज कॉल्ड, इसके नीचे लिख दीजिए मॉरिशस, मॉरिशस, ठीक है। और मॉरिशस द्वीप के नीचे में यहाँ पर आपका आइए, यहाँ पर ये वाला पोर्शन, यहाँ पर रीयूनियन द्वीप, यह जो कौन सा द्वीप है यहाँ सर, रीयूनियन द्वीप है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप हो गया सर, यह मॉरिशस द्वीप हो गया सर, यहाँ पर रीयूनियन द्वीप हो गया। अब देखिए यहाँ पर सर थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है मालदीव का। ये कौन सा द्वीप है सर, मालदीव, नाम सुने ना मालदीव, सारा भी मैं बताया था द्वीप मालदीव है। अब यहाँ पर ये इंडिया का पोर्शन है सर, यह इंडिया के अरब सागर का पोर्शन पड़ेगा। और इस रीजन में सर एक द्वीप है, और यह द्वीप कहलाएगा लक्षद्वीप। इस द्वीप को हम क्या नाम देंगे सर, लक्षद्वीप। अब इंडिया के इस पोर्शन में यहाँ पर भी एक द्वीप है सर, यहाँ पर इस तरह से, इस पोर्शन में सर यह एक द्वीप है। और इस द्वीप को हम यहाँ पर प्रशांत को कहते हैं। यह द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यही द्वीप क्या कहलाएगा सर, अंडमान निकोबार। देख लिए, आपको मैं सारा द्वीप बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर आपका मेडागास्कर द्वीप हुआ सर, यहाँ पर मॉरिशस हुआ, यहाँ पर रीयूनियन द्वीप हुआ, मालदीव हो गया सर, इधर लक्षद्वीप, और यह आपका अंडमान निकोबार। और यहाँ पर ये जो द्वीप है आपका सर, ये सुमात्रा है। ये क्या है सर आपका, सुमात्रा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका इंडोनेशिया का पोर्शन है सुमात्रा, और यह जो पोर्शन है आपका ये जावा है। देख लिए, ये आपका क्या है, सुमात्रा है, और यहाँ पर जावा है। तो ये हिंद महासागर के बहुत सारे द्वीपों को आपने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और मेंशन करने का प्रयास करेंगे हम। यह जो आप देख रहे हो सर, यहाँ पर यह जो आपका हिंद महासागर से जुड़ा हुआ एक सागर है, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ यह सागर है। और इस सागर को हम अफ्रीका को मिटाते हैं नाम, और इस सागर को, यही सागर लाल सागर है। अभी बताया था ना आपको लाल सागर, और यही लाल सागर इधर अफ्रीका है और इधर एशिया है। और यहाँ पर जो ये पोर्शन, वाटर का पोर्शन यहाँ पर घुस गया है, यही आपकी फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी यहीं पर है आपका सर, देख लिया फारस की खाड़ी। यह जो पोर्शन आपने देखा फारस की खाड़ी, और यह जो रीजन देखा सर आपने, यह जो रीजन है यहाँ पर वाटर का, ये रीजन, डेट रीजन, यह रीजन आपका कहलाता है अरब सागर। क्या कहलाएगा सर, यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसको कहते हैं अरब सागर इंडिया में। और यह जो रीजन है आपका बे ऑफ बंगाल, यही है बंगाल की खाड़ी। तो देखिए आपको यह सर पोर्शन, यह पोर्शन आपका लाल सागर को दिखा रहा है। आप यह जो पोर्शन आपका यहाँ पर फारस की खाड़ी को मेंशन कर रहा है। यह जो पोर्शन देख रहे हैं अरब सागर का पोर्शन देखा आपने, और यह जो पोर्शन देखा आपने बंगाल की खाड़ी को देखा, और ये सारे द्वीप देखे। तो ये थे हिंद महासागर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। अब हम आज की वीडियो में हम इतना तक ही रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, आप कमेंट करके हमारे मनोबल को बढ़ाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको बार बार बनाकर देते रहें और अपने लक्ष्य में आप सफल होइए।